हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग अग्रवाल का अनसॉल्व्ड पेपर सेट नंबर 4 का भाग नंबर 3 लेकर के आ गए हैं। इसके पहले भाग नंबर 1 भाग नंबर 2 पढ़ चुके हैं हम, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जिसमें दिया है सभी खंड कीजिए। पहला प्रश्न है सभी खंड कीजिए। सभी खंड कीजिए में पहला नंबर प्रश्न है आपका, दिया है इसमें दिया है एक नाव स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या दिया है, धारा की चाल ज्ञात करना है। मान लीजिए, माना इस प्रश्न में हम लोग मान लेते हैं, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें स्थिर जल में इसकी जो चाल है, नाव की चाल दिया है। नाव की चाल दिया है आपको, नाव की चाल दिया है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें देखिए एक अनुकूल स्थिति और एक प्रतिकूल स्थिति का कंडीशन हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रश्न के अनुसार चलते हैं। इसमें देखिए 15 किलोमीटर, अर्थात प्रश्न के अनुसार चलेंगे 15 किलोमीटर की दूरी चलने में किसको, 15 किलोमीटर विपरीत दिशा में चलती है, तो 15 बटे ये किलोमीटर की दूरी है और बटे चाल, अर्थात समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब इसकी दूरी देखिए, दिया है 15 किलोमीटर और चाल कितना है, चाल दिया है विपरीत में रहेगी तो 8 माइनस एक्स प्लस ये 22 किलोमीटर जाती है जब धारा और नाव की चाल दोनों एक ही दिशा में होती है, अर्थात एक ही दिशा में चाल क्या हो जाएगी, 8 प्लस एक्स हो जाएगी। टोटल ये 15 किलोमीटर आने में और 22 किलोमीटर जाने में टोटल ये 5 घंटे का समय लेती है। तब देखिए ये क्वेश्चन बन गया हमारा, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इधर कराएंगे और ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स, इसका गुणा इधर कराएंगे प्लस 22 इंटू 8 माइनस एक्स। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तब देखिए थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। यहाँ से 15 120 हो जाएगा और इसका गुणा कराएंगे 15x हो जाएगा प्लस 22 का गुणा इसमें कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 176 हो जाएगा, 22 अट्ठे 176 और माइनस 22 एकन्नम 22x हो जाएगा और इसका गुणा इधर कराएंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, 64 का गुणा कराएंगे इसमें 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30 और 2 32, अर्थात 64 पंचे करेंगे 320 हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करेंगे यहाँ से तो इसको इधर लेकर के आएंगे, हो जाएगा 5x स्क्वायर और यहाँ से देखिए आप क्या करोगे, इसमें से ये घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 7x हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा कितना 196 और 196 में से हम घटाएंगे कितना, 196 में से 320 में से 196 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू 0। इसका खंड आप करेंगे तब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर कितना हो जाए, थोड़ा सा इसका खंड करेंगे या हल करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा खंड कर लीजिएगा, इसका गुणनखंड कर लीजिएगा या इसको संतुष्ट आप करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है इसके बाद का, मिटा दें इसको। दिया है समान ऊंचाई के 2 स्तंभ हैं, समान ऊंचाई के 2 स्तंभ हैं और इसमें 100 मीटर चौड़ी सड़क है आपके सामने, 100 मीटर चौड़ी सड़क है और दोनों ओर स्थित है। इसमें देखिए खा नंबर प्रश्न है, समान ऊंचाई के 2 स्तंभ हैं और 100 मीटर चौड़ी सड़क
ये हमारी हो गई 100 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। और इसके दोनों ओर स्तंभ खड़े हैं। ये पहला स्तंभ है, ये आपका दूसरा स्तंभ है। और ये कह रहा है सड़क के बीच से किसी बिंदु से इनके जो उन्नयन कोण है, यहाँ से और यहाँ से उन्नयन कोण जो है क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। क्रमशः 30 अंश और 60 अंश। ये 60 है तो ये कितना है 30 है। अब यहाँ से देखिए इसकी ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। और समान ऊंचाई है इसलिए इससे भी क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। इसका नाम A B C और ये D है, ये E मान लेते हैं आपका। इतनी दूरी को हम लोग x मान लेते हैं तो टोटल इतनी दूरी क्या हो जाएगी, 100 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों समकोण त्रिभुज है। अगर दोनों समकोण त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज को एक बार लेंगे, अर्थात त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan 60 अंश इज इक्वल टू हो जाएगा h/x। इसकी वैल्यू होती है √3h/x और ये हो जाएगा h इज इक्वल टू √3x। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा, tan 30 अंश इज इक्वल टू h/ क्या हो जाएगा 100 माइनस x। ये दूरी क्या है 100 माइनस x है। इसकी वैल्यू 1/√3h/100 माइनस x। इसका गुणा इधर करा देंगे तो हो जाएगा 100 माइनस x। इसका गुणा इधर करा देंगे √3h। अब यहाँ से देखिए ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा √3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, h की। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों h की वैल्यू है तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। तब क्या हो जाएगा, दोनों h की वैल्यू थी, ये हो जाएगा √3x। ये इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस x/√3। √3 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा, क्या हो जाएगा √3 का हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 100 माइनस x। ये इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात 4x इज इक्वल टू प्रेजेंट करता है 100 को तो x रिप्रेजेंट करेगा 100/4 को। डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25, अर्थात x बराबर कितना आ गया आपका 25 मीटर। अर्थात ये जो यहाँ से दूरी है ये कितना दूर स्थित है, 25 मीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हमें ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रख देंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा कितना √3x। तो यहाँ से x की वैल्यू है 25 तो ये हो जाएगा 25√3। ये आपका आंसर रहेगा। अर्थात दोनों स्तंभों की ऊंचाई कितनी आई, आ गई 25√3 और यहाँ से दूरी कितनी आई 25 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसके बाद का प्रश्न है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 6 सेंटीमीटर आधार के त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान आधार त्रिज्या का एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। शेष ऊंचाई का ठोस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मिटा दें। चलिए इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं क्या है। उसमें मेंसुरेशन का प्रश्न आ गया। इसके बाद का ये 4 नंबर का प्रश्न था। ये ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्न था, त्रिकोणमिति से संबंधित है, 4 नंबर का प्रश्न था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है एक बेलन है 10 सेंटीमीटर ऊंचा और आधार उसकी कितना है 6 सेंटीमीटर। अर्थात 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन है और इसकी जो आधार है ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और इसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब इसमें से कह रहा है समान आधार और समान ऊंचाई का एक क्या काट लिया जाता है, शंकु काट लिया जाता है। अर्थात इसमें से समान आधार और समान ऊंचाई का एक क्या काट लिया जाता है, शंकु काट लिया जाता है। तब देखिए क्या हो जाएगा। इसमें कह रहा है इसका शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं तो देखिए इसमें क्या है, बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस देखिए एक तो काट लिया जाता है शंकु के साथ, इसकी आधार एक निकल जाती है लेकिन एक आधार बचा रहेगा।
तो इसमें क्या रहेगा, आधार का क्षेत्रफल प्लस करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है, और शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है, पाई आर यल होता है। अब यहां से देखिए यल तो हमें पता नहीं है, तो यल कैलकुलेट करेंगे। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है आपकी, ये हमारी जो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, अर्थात आधार है ये 90 है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर दिया है आपको प्रश्न में। तब देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें होगा कर्ण ज्ञात करना है, लंब का वर्ग अर्थात 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 6 का 36, अर्थात ये हो जाएगा 136, अर्थात यल कितना आ गया, 136। जब इसमें एल 136 आ गया, इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2√36, इसका बनाएंगे तो 424 बनेगा, ठीक है, अर्थात यल की वैल्यू कितनी आ गई, 24 नहीं 34 बनेगा, ठीक है, एल की वैल्यू आ गई 2√34। अब इसमें देखिए 2 और पाई सब में कॉमन है, तो पाई कॉमन कर लेते हैं, यहां से आ जाएगा हमारा क्या, 2 है और आर की वैल्यू क्या है, 6 है, ऊंचाई कितना है, 10 है, प्लस पाई तो कॉमन हो गया, आर कितना हो जाएगा 36, प्लस यहां से पाई तो कॉमन हो गया, आर कितना है 6, और तिरछी ऊंचाई कितना है 2√34। थोड़ा सा हल करते हैं, पाई तो कॉमन है सब में, टोटल संपूर्ण कॉमन है, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 12 धम्मा 120, और ये प्लस हो जाएगा आपका 36, और यहां से ये हो जाएगा 12√34। थोड़ा सा प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा आप प्लस करोगे हो जाएगा, पाई तो कॉमन है ये है, और यहां से प्लस करेंगे हो जाएगा 156 प्लस 12√34, ये आपका क्षेत्रफल आ गया, आंसर यही है। आप पाई की वैल्यू रख सकते हो या यही आंसर है, ठीक है, यही सही है। आपका ये प्रश्न समाप्त हुआ, अच्छा प्रश्न था, 4 नंबर का प्रश्न था। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए से अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता का वक्र अर्थात त्वरण खींचना है अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है वो आपका जो सांख्यिकी का प्रश्न आ गया है, इसमें हमें त्वरण खींचना है, से अधिक प्रकार के त्वरण। अगले प्रश्न में से अधिक प्रकार के त्वरण खींचना है, उसमें चलिए देखते हैं क्या होता है। इसमें दिया है आंकड़ों के अधिक प्रकार के विधि द्वारा संचयी बारंबारता का वक्र खींचना है, अर्थात मान जो वैल्यू दी गई है हमें, मान दिया है 0 से 5, मान दिया है 0 से 5, और इसमें दिया है 5 से 10, और 10 से 15 दिया है, 15 से 20 तक, और ये जो त्वरण खींचना है 20 से 25 तक, और 25 से 30 आपको दिया है। अब इस प्रश्न में देखिए मान दी गई, और यहां से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, बारंबारता। बारंबारता क्या होता है, यहां से बारंबारता दिया है, इसमें दिया है 17 दिया है, 20 दिया है, और 26 दिया है, 42, इसके बाद आपका 34 दिया है, 34 दिया है, और क्या दिया है 28 दिया है, ठीक है। और इसमें अब देखिए से अधिक प्रकार के त्वरण में आप क्या करोगे, से अधिक प्रकार, अब देखिए से कम से अधिक, और इसमें क्या कह रहा है से अधिक प्रकार। से अधिक प्रकार के त्वरण में आप क्या लिख सकते हो, से अधिक का मतलब 0 से अधिक, पहला तो हो गया आपका 0 से अधिक, अर्थात अगर कम होता तो 5 से कम लिखते, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा 5 से अधिक, और ये जो त्वरण बनेगा ये 10 से अधिक, और इसका जो त्वरण बनेगा वो बनेगा 15 से अधिक, और इसमें जो त्वरण बनेगा वो बनेगा 20 से अधिक, और अगले वाले पार्ट में जो त्वरण बनेगा वो बनेगा 25 से अधिक, 25 से अधिक। और इसमें बारंबारताओं का योग आप करिए, कितना होगा, इसका योग आप करिए तो कितना बनेगा, टोटल इसका जब हम लोग योग करेंगे तो कितना बन जाएगा 167, अर्थात बारंबारताओं का योग कितना बनेगा 167। अब इस प्रश्न में आप क्या करोगे, संचयी लिखोगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता क्या होती है,
इसमें देखिए संचयी बारंबारता 167 दिया है, से अधिक प्रकार के त्वरण में क्या दिया रहता है, अर्थात इसका योग दिया रहता है। अगर संचयी बारंबारता मुझे लिखना है तो क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे। इसमें से आप कम करोगे 17 तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और इसमें से फिर कितना कम करेंगे, 150 में से 20 कम करेंगे 130 हो जाएगा। इसमें से 26 आप कम करोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से आप 26 कम करोगे 104 हो जाएगा। और इसमें से फिर 42 हम लोग कम करेंगे 104 में से, 104 में से 42 कम करिए तो कितना हो जाएगा, 104 में से आप 42 कम करिए तो ये हो जाएगा 2 आपका, और ये 62 हो जाएगा। और इसमें से हम लोग कितना कम करेंगे, 34 कम करेंगे। इसमें से आप 34 कम करोगे तो ये हो जाएगा 8, और ये 2 28 आया। इसमें से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। अर्थात अब इसमें से देखिए क्या हो जाएगा, से अधिक प्रकार के त्वरण खींचना है हमें। तब इसमें देखिए आप क्या करोगे, इसमें आप संचयी बारंबारता लिखोगे। संचयी बारंबारता कहाँ से कहाँ तक है, ये 28 है आपका, और यहाँ 62 है, उसके बाद यहाँ 104 है, और यहाँ 130 है, यहाँ 150 है, और कुछ दूरी पर 167 है। और इधर से बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता क्या है, 17 है, उसके बाद आपका 20 है, 26 है, और इसके बाद 42 है, और यहाँ 34 है, और लास्ट में आपका क्या है, 28 है। अब देखिए इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अधिक प्रकार के त्वरण, अर्थात इसको आगे तक बढ़ाएंगे, इसको यहाँ, और फिर इस तक बढ़ाएंगे इसको यहाँ। इसमें त्वरण से अधिक प्रकार के त्वरण में आप ऐसे खींचेंगे, ठीक है। से अधिक प्रकार के त्वरण खींच रहे हैं, और से कम प्रकार के त्वरण में ऊपर से खींचते वक्त कहाँ लेकर के आते हैं, नीचे। ऐसे करके त्वरण ये चला जाएगा, अर्थात ये यहाँ चला जाएगा। उसके बाद ऐसे करके इसमें त्वरण खींचने के लिए आराम से ऐसे करके आप मिलान करा दीजिए इसका, ठीक है। इसी प्रकार से अधिक प्रकार के त्वरण, ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए इसके बाद ये 6वां नंबर प्रश्न समाप्त होता है। चलते हैं इसके बाद 7वें नंबर प्रश्न पे। 7वां नंबर प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण दिया है, मिटा देंगे। ये लास्ट भाग है इसका, इसमें सेट नंबर 4 का ये भाग नंबर 3 है। इसी में वीडियो ये समाप्त हो जाएगी, अर्थात सेट नंबर 4 इसी में समाप्त हो जाएगा, भाग नंबर 3 में। भाग नंबर जो इसका सेट नंबर 7 था, भाग नंबर 3 में वो भी खत्म हो गया था। जो सेट नंबर 6 था वो भी 3 वीडियो में खत्म हो गया था। सेट नंबर 5 भी 3 वीडियो में खत्म हुआ है, और सेट नंबर 4 भी 3 वीडियो में खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें भी दिया है सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न दिया है, यदि इसमें का नंबर प्रश्न है, यदि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 = 0 दिया है, के मूल वास्तविक और बराबर है तो k की वैल्यू होगी। के मूल वास्तविक और बराबर कब होंगे, b², अर्थात विविधकर का मान क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तब ये क्या होगा, इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे, अर्थात b² - 4ac = 0, अर्थात विविधकर जो होगा वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। विविधकर की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अब इसमें देखिए जो x में गुणा करे वो b होता है, और जो x² में गुणा करे वो a होता है आपका, और ये अचर पद आपका c होता है। तो b² के स्थान पे k² हो जाएगा -4, a की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू क्या है, 3 = 0। k² माइनस ये हो जाएगा, जब आप गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा = 0, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 24। ये k² k हो जाएगा ±√24, अर्थात इसी प्रकार की वैल्यू आ गई आपकी। ये भी प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी प्रश्न आपका समाप्त हुआ। इसके बाद दिया है समीकरण को हल करिए, अर्थात इसी में सेकंड नंबर खंड जो दिया है आपको, दिया है 2x² - 5x + 3 = 0, कह रहा है को हल कीजिए। इसको आपको हल करना है, तब देखिए क्या करोगे, गुणा कराने पर कितना हो जाए, 6 हो जाए, और जोड़ने पर 5। इसमें तोड़ेंगे आप, किसमें, 2 और 3 में।
गुणा करने पर 6 हो जाए और जोड़ने पर 5, तब देखिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 और 2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इन दोनों में आप कॉमन क्या करेंगे, इसमें तो कॉमन है आपका x कॉमन हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2x माइनस 3 और यहां से -1 कॉमन करेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। टोटल कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3, टोटल कॉमन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार इतना इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 और एक बार यहाँ से 0, अर्थात x की वैल्यू आ गई 1 और 3/2। यही आपका आंसर है। ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें अथवा नंबर प्रश्न है। चलिए इसको मिटा दें, ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। चलते हैं इसके बाद का जो प्रश्न दिया है वो समीकरण के युग्म दिए गए हैं, इसको युग्म के रूप में, शायद समीकरण रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको युग्म के रूप में बदलकर हल करना है, अर्थात x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगले प्रश्न में x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखते हैं, उसमें क्या दिया है। इसमें दिया है 5/x माइनस 1, 5, इसमें अथवा नंबर प्रश्न है ये। इसमें दिया है 5x माइनस 1 और दिया है प्लस 1/y माइनस 2 और इज इक्वल टू कितना है 2 दिया है आपका, अर्थात ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और सेकंड दिया है 6/x माइनस 1 और दिया है -3/y माइनस 2 और इज इक्वल टू 1 है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इसमें देखिए आप वैल्यू कुछ मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, इसमें आप मान लीजिए 1/x माइनस 1 के स्थान पे आप p मान लीजिए, 1/y माइनस 2 के स्थान पे आप q मान लीजिए, तब ये हो जाएगा 5। और देखिए यहाँ 1 है इंटू के रूप में, इसके स्थान पे p हो गया, इसके स्थान पे क्या माने हैं q माने हैं, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ भी 1 है इंटू के रूप में, तो इसके स्थान पे p हो जाएगा 6p हो गया, और माइनस यहाँ 1 है इंटू के रूप में, ये क्या हो जाएगा q हो जाएगा, तो -3q इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब इसमें थोड़ा सा देखिए हल करेंगे, कितना, समीकरण 1 में 3 से गुणा करा दें, 3 से गुणा करा देंगे, तब देखिए जब जोड़ेंगे तो ये 3q से क्या हो जाएगा कैंसिल, और 15 में जब 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21p और इसमें 6 में 1 जोड़ देंगे 7, अर्थात p इज इक्वल टू हो जाएगा 7/21 और 7×3 = 21, अर्थात p की वैल्यू 1/3 आ गई। p की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा है क्या, समीकरण 1 है 5p प्लस q इज इक्वल टू कितना था 2, और इसके स्थान पे हम लोग रख देंगे 1/3 और प्लस q और इज इक्वल टू कितना 2, ये हो जाएगा 5/3, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 5/3 हो जाएगा। q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 में से 5 चला गया तो कितना आ गया 1/3, अर्थात q की भी वैल्यू क्या आ गई 1/3 और p की भी वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब आप मान रख देंगे, जहां हम लोग माने थे वहां मान रख देंगे, तब ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 और p के स्थान पे क्या 1/3, इसको पलट दें, ये भी पलट जाएगा। x माइनस 1 प्रेजेंट करता है 3 को, x रिप्रेजेंट करेगा 4 को, अर्थात x की वैल्यू आ गई 4। अब एक बार देखिए क्या माने हैं 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या माने हैं q, तो q के स्थान पे कितना है 1/3 है, इसको पलट दें, ये भी पलट जाएगा। y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, इसलिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, अर्थात x और y की वैल्यू इसमें हमें कैलकुलेट करना था। x और y की वैल्यू आपके सामने है, कितना है 4 और 5। इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके बाद एक प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, इसको मिटा दें इस प्रश्न को। एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, इसमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD, और ABCD में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में भुजा AD कोई मध्य बिंदु E है। ठीक है, इसमें चलिए इसको पहले एक समकोण, इसमें एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसमें क्या दिया है आपका, दिया है A, इसमें दिया है A है,
और ये आप डी है, यहाँ सी है और ये क्या है वी है। अब यहाँ से ऐसे करके इसको मान लिया है एफ दिया है। अब देखिए इसमें इस वाले त्रिभुज में क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है इस प्रश्न में, देखिए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप हैं त्रिभुज किसके साथ, त्रिभुज सी एफ वी के साथ। अर्थात इसके साथ ये बड़ा वाला जो त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है इसके साथ समरूप सिद्ध करना है। अर्थात ये कब समरूप हो जाएंगे, जब इनके दो कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये इसके बराबर है, अर्थात कोण ए बराबर है किसके, कोण सी के। और क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कोण है, ठीक है, के कोण है या कोण से, ठीक है। ये आपका समाप्त होता है। और इसके बाद देखिए अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें एडी जो है ये समांतर है किसके, बीसी के। अगर ये समांतर है तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अर्थात आपका ये बराबर हो जाएगा इसके, क्या ये वैल्यू ई है, ठीक है। इसमें कोण ई बराबर हो जाएगा किसके, कोण ई बराबर है कोण बी के, इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। ये क्यों बराबर है, कहां से, किस कोण के नियम से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब देखिए दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गए। जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तब क्या हो जाएगा, तो ये त्रिभुज हम लोग कह सकते हैं, तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, कह सकते हैं त्रिभुज ए बी ई ये समरूप है त्रिभुज सी एफ वी के साथ। और किस नियम से, अर्थात ये दो एंगल बराबर हो गए ए ए समरूपता के नियम से, ठीक है, ए ए समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से। अर्थात ये भी प्रश्न आपका नियम से, ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है, अर्थात प्रूफ हो जाता है। प्रूव्ड करना था, इसको सिद्ध करना था, इसी प्रकार सिद्ध हो गया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी त्रिभुज का प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है त्रिभुज का, मिटा दें इस प्रश्न को, त्रिभुज का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न चल रहा है आपका, 7वां नंबर प्रश्न है और ये लॉन्ग प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में हमें सिद्ध करना है। अर्थात एक त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये आपका 90 है, ठीक है, और यहां से ये डी है। अर्थात इसमें दो समकोण त्रिभुज हैं, एक है आपका ए डी बी और दूसरा है ए बी सी, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। और इसमें हमें प्रूफ करना है, अर्थात सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है इसमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 AD स्क्वायर माइनस 3 AB स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है इस प्रश्न में। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये टोटल एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में, या ये त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जब ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अर्थात ये हो गया बी सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ए बी स्क्वायर। अब इसमें देखिए आप क्या करोगे, ए सी स्क्वायर को ऐसे रहने दो, ए बी के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी, बी सी स्क्वायर के स्थान पे लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी। अर्थात बी डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर और